बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर थ्री पे है, एलिमेंट्री नंबर थ्री। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। आपके सामने हम कॉन्ग्रुएंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है। नॉर्मली जो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन होती है वो आपके पास ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, इस तरह की होती है। लेकिन इस वक्त जो आपके पास कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन लिखी है इसके अंदर वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, वन पावर के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसे लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन कहेंगे। इस कॉन्ग्रुएंस को अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्व करें तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपने ये जो अननोन वैल्यू एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन का कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके एक्स के मुख्तलिफ आंसर्स निकालें। अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका एम और ए आपस में को प्राइम होने चाहिए, यानी कि एम शुड नॉट डिवाइड्स ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एक्स। तो एम को चाहिए कि वो एक्स को ए को डिवाइड ना करे। ये अगर रिस्ट्रिक्शन होगी तो फिर आप इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करें। लेट अस सपोज कि इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो मीन्स एक्स नॉट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपने एक्स की जगह एक्स नॉट वैल्यू इंसर्ट की, इंसर्ट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आई, दिस शोज एम डिवाइड्स ए एक्स नॉट माइनस बी। अब डिवीजन का मतलब क्या है कि m जो है वो इस नंबर को किसी नंबर को डिवाइड करता है, मींस वो नंबर m के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी आपने इंटीजर लिया y नॉट, तो इसको आपने लिख लिया कि दिस नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ m। उसके बाद अब x नॉट और y नॉट, अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें, इस इक्वेशन को अगर सीधा करके लिखा जाए, ये देखें ये इक्वेशन सीधी करके आपके सामने लिखी है, x माइनस एम वाई इज़ इक्वल्स टू बी। एक्स नॉट और y नॉट की जगह उसने x और y लिखी है इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन जो है ये इम्पैक्ट दे रही है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का। अब डाइफेंटाइन इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, एक्स और वाई, और वन उनकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो वन ही होती है, और राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट होता है और एक्स और वाई के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इस तरह से ये एक होती है डाइफेंटाइन इक्वेशन। हम इससे पहले डाइफेंटाइन इक्वेशन और डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, यानी कि इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को उसने मॉडिफाई करके डाइफेंटाइन इक्वेशन ही बना दिया। अब इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस से हम पहले ही वाकिफ़ हैं कि डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। इसका पहले एक पर्टिकुलर या इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है और उसके बाद फिर इसके जनरल सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं। अगर हम ये मान लें कि इस डाइफेंटाइन इक्वेशन का जो इनिशियल सोल्यूशन है वो एक्स नॉट वाई नॉट है, तो फिर जनरल सोल्यूशन का इसका एक पूरा एक थ्योरम था जो मैंने आपको कराया था पिछले लेक्चर्स में। डाइफेंटाइन इक्वेशन के टॉपिक में जाके आप देख सकते हैं कि अगर जनरल सोल्यूशन आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको पता चल जाए तो उसी की हेल्प से इस तरह से जनरल सोल्यूशंस बनाया जा सकता है। जनरल सोल्यूशंस को आप एक्स प्राइम, यानी कि इसकी एक डाइफेंटाइन इक्वेशन के इन्फिनिट सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। एक इनिशियल होता है और उसके बाद उस इनिशियल की हेल्प से एक सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और फिर उस सोल्यूशन की हेल्प से हम बाकी जनरल सोल्यूशंस फाइंड करते हैं। इसमें आपको टी नज़र आ रहा होगा। ये जो टी है ये कोई भी इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर इन्फिनिट होते हैं। अब यहाँ पे आप टी की इंडिपेंडेंटली वैल्यूज़ पुट करते जाएँ, आपके पास उसके करस्पॉन्डिंगली एक्स प्राइम और वाई प्राइम आते चले जाएंगे, यानी कि आपके पास इन्फिनिट आंसर्स आएंगे। अब डाइफेंटाइन इक्वेशन की तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस होती हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस के इन्फिनिट सॉल्यूशंस नहीं होते। आगे हम एक थ्योरम करेंगे जो हमें ये बताएगा कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं और वो कैसे बनते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं, ये जनरल सॉल्यूशंस, ये आपके पास इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के आए हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को अगर गौर से देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि इन सॉल्यूशंस में से जो एक्स प्राइम्स के आंसर हैं वो तमाम आंसर्स जो हैं हमारे इस सॉल्यूशन, इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई कि एक्स प्राइम आर ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ वन। अब इसमें आप ये देखें, ये एक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन उसने बनाई हुई है खुद से, ये आप देखें ये जस्टिफाई होती है बिकॉज अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे आप इस तरह से लिख लें एक्स नॉट प्लस एम बाई डी, ये जैसे आपके पास एक जनरल सोल्यूशन है एक्स का, एक्स नॉट प्लस एम बाई डी, टी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टी। अगर इस टी की जगह आप सिर्फ और सिर्फ लिख दें डी, क्योंकि टी की यहाँ बहुत सी वैल्यूज़ पुट करें, उन वैल्यूज़ में से एक वैल्यू अगर डी आती है तो आप ये देखेंगे और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक्स नॉट लिख दें तो ये इक्वेशन आपकी जस्टिफाई होती है। वो कैसे जस्टिफाई होती है कि इसका मतलब है कि एक्स नॉट
प्लस एम बाई डी इंटू डी माइनस एक्स नॉट को m डिवाइड कर रहा है। जब आप इसे डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को, तो m डिवाइड्स दिस थिंग माइनस दिस थिंग। तो इसमें से आप देखते हैं कि x नॉट कैंसिल हो जाता है, d के साथ कैंसिल हो जाता है, पीछे m ही बचता है। तो m जो है ऑब्वियसली m को डिवाइड करता है। तो ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन आपकी जस्टिफाइड है। ये उसने खुद से एक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन बनाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन अभी हम आपके सामने रखती हूँ। ये नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने है। उसी इक्वेशन की हेल्प से उसने एक और इक्वेशन ये बना ली। पहले आपके पास इक्वेशन जो थी वो ये थी कि एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट मॉडलो एम। अब देखिए उसने इक्वेशन क्या बनाई है। ये इक्वेशन भी जस्टिफाइड है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो ये चेक हो जाएगी। कैसे? जहाँ d था उसने d की जगह d प्लस के लिख दिया। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये एडिशन किया, d की बजाय d प्लस के लिख दिया ब्रैकेट में। और राइट हैंड साइड पे क्या किया? राइट हैंड साइड पे सिर्फ आपके पास x नॉट था, वहाँ पे ऐड कर लिया m बाई डी के। या आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले आपके पास ये इक्वेशन थी x नॉट प्लस m बाई डी टाइम्स d, और राइट हैंड साइड पे था x नॉट सिर्फ। अब उसने क्या किया? उसने कुछ ऐड किया यहाँ पे भी और राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी। m बाई डी के टाइम्स उसने ऐड किया लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, m बाई डी के टाइम्स। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो आपके पास m बाई डी कॉमन निकल के ये फॉर्म हो जाती है d प्लस के, और राइट हैंड साइड पे ये ऐसे ही रहता। तो ये किया उसने। ओरिजिनल इक्वेशन पहले बनाई जो जस्टिफाइड थी, उसमें एक टर्म ऐड की कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में, राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये नई इक्वेशन भी जस्टिफाइड है। अगर आप इस इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड को चेक करेंगे कि क्या वो m से डिवाइड होती है, तो वो ऑब्वियसली m से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, k जो आपने यहाँ पे नंबर m बाई डी के साथ मल्टीप्लाई करके जो k लिखा हुआ है, इस k के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे दूँ कि ये k जो है आपका d से लेस है। ये एक ऐसा नंबर है जो 0 से शुरू होता है और d से लेस तक है। ठीक है, तो आपके पास अब ये क्वेश्चन पे जस्टिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से वो आपको यहाँ पे एक देयरफॉर करके बता रहा है कि एक्स नॉट, शुरू में तो हमने कहा था कि एक्स नॉट हमारी इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का सोल्यूशन है। एक्स नॉट ये हमारी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन ये है, ए एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। ये हमारी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन थी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एक्स नॉट प्लस एम बाई डी वन टाइम्स के की जगह वन टाइम, फिर एक्स नॉट प्लस एम बाई डी टू टाइम्स, यानी कि इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। और करते कराते एक्स नॉट प्लस एम बाई डी माइनस 1, क्योंकि यहाँ देखिए ना के की वेरिएशन के साथ, के कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। 0 से शुरू होगा तो पहली टर्म आपके पास यहाँ पे बनेगी ये एक्स नॉट, उसके बाद के 1 होगा तो आपके पास एम बाई डी जो है वो 1 टाइम, और उसके बाद आपके पास क्या होगा? एक्स नॉट प्लस के की वैल्यू इंसर्ट की, आखिरी वैल्यू के की है आपके पास के माइनस 1 टाइम्स, डी से लेस एक नंबर, के माइनस के मीन्स डी माइनस 1। तो ये जो आपके पास सोल्यूशंस, अगर आप इन सोल्यूशंस को काउंट करें तो ये सोल्यूशंस आपके पास बन रहे हैं डी सोल्यूशंस, क्योंकि ये 0 से शुरू होते हैं और d माइनस 1 तक जाते हैं। मीन्स ये डी सोल्यूशंस आपके पास हैं। ये सारे के सारे उस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं। ये x की वैल्यूज़ हैं और ये उस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं। अब हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन से हमने डायफरेंटाइन इक्वेशन बनाई और डायफरेंटाइन इक्वेशन के ज़रिए हमने सोल्यूशंस देखे। डायफरेंटाइन के तो इन्फिनिट सोल्यूशंस हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस के इन्फिनिट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंस की याद रखिएगा, किसी भी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के सोल्यूशंस लिमिटेड होते हैं, और वो लिमिटेड होती हैं। और कितनी होती हैं ये आपको कंफर्म इस थ्योरम नंबर 7 से पता चलेगा, जो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और a और b आपके पास कोई से 2 इंटीजर्स हैं, और आपने बनाई इनकी हेल्प से ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन a x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m। उसके बाद आपने कहा कि ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, जैसे हमने डायफरेंटाइन इक्वेशन के बारे में कहा था कि हर डायफरेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होती है, बिल्कुल इसी तरह से हर कॉन्ग्रुएंस जो है
उसको चेक करना कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि आपने क्या करना है कि ए और एम का आपने लेना है जीसीडी। ए और एम का जो जीसीडी आपने लिया वो जीसीडी अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका ये जो है कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन सॉल्वेबल है। ये बिल्कुल वैसे ही क्राइटेरिया जैसे आपके पास डाइफरेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का क्राइटेरिया था। बिल्कुल उसमें हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को चेक करते थे कि उनका जीसीडी क्या है और वो जीसीडी क्या हमारे इस कांस्टेंट को, राइट हैंड साइड के कांस्टेंट को डिवाइड करता है। सेम वही क्राइटेरिया उसी तरह का हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सोल्यूशन के लिए है कि अगर आपने चेक करना है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्वेबल है तो आप पहले एम और एक्स के कोफिशिएंट ए का जीसीडी लेंगे और उस जीसीडी को चेक करेंगे कि क्या वो बी को डिवाइड करता है, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन सॉल्वेबल है। अच्छा जी, उसके बाद अब सॉल्वेबल तो पता चल गया, अब सॉल्यूशंस कितने हैं। अब डी जो है, इन केस डी डिवाइड्स बी द गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज़, तो फिर इस कॉन्ग्रुएंस के डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, दो बातें हैं, एक तो ये कि आपको सॉल्यूशंस की तादाद पता चल गई कि यहाँ पे डाइफरेंटाइन इक्वेशन की तरह इन्फिनिट सॉल्यूशंस नहीं हैं। कॉन्ग्रुएंस के लिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं और उनकी तादाद डी होती है, और डी क्या होता है, एम और ए का जीसीडी होता है। तो एम और ए की जीसीडी, जो भी जीसीडी निकलेगा, अगर जीसीडी 1 निकलता है मिसाल के तौर पे, तो आपके पास एम जो है जीसीडी 1 निकलता है तो फिर आपके पास सोल्यूशन एक है, यूनिक सोल्यूशन है। और अगर जीसीडी 1 के अलावा कुछ निकलता है तो फिर आपके पास एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हैं अकॉर्डिंग टू डी। म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस, ठीक है, यानी कि जितने भी सोल्यूशंस आपके पास आएंगे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो तमाम सोल्यूशंस आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट आएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास x1, x2, x3 एंड सो ऑन करते करते आपके पास एक्स डी सोल्यूशंस आते हैं। आपने कहा ना यहाँ पे कि डी सोल्यूशंस आते हैं इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के, तो फॉर एग्जांपल ये डी सोल्यूशंस हैं x1, x2 अप टू xd। ये डी जो है इसके सबस्क्रिप्ट में है। अब ये डी सोल्यूशंस इस तरह के हैं, ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं। आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि x1 को जब मैं चेक करती हूँ x2 के साथ, कॉन्ग्रुएंसी इसकी चेक करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो m, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं आने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको जनरली इस तरह से लिख सकती हूँ कि xi और xj's, जितने भी ये x सॉल्यूशंस हैं इस कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन के, वो तमाम आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं। फॉर 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू i इज़ लेस देन इक्वल्स टू ij इज़ लेस देन इक्वल्स टू d, यानी कि 1 से d तक जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो तमाम के तमाम आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तमाम सॉल्यूशंस आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपस में तो इस ये जो आपको तादाद भी यहाँ पे पता चल गई और यहाँ पे उन सॉल्यूशंस की नौयत भी पता चल गई, उन आंसर्स की नौयत भी पता चल गई कि वो आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। थोड़ा सा रेफरेंस मैं यहाँ पे आपको दूंगी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जैसे कि हमने पढ़ा था, किसी भी नंबर m की रिस्पेक्ट से अगर आपने कंप्लीट रेजिड्यू स्टैंडर्ड बनाना है, वैसे तो एक से ज़्यादा सेट्स जो हैं या एक से ज़्यादा क्लासेस जो हैं विद रिस्पेक्ट टू m कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मैंने आपको बताया था, वो आपको मैंने बताया था 1, 2, 3 अप टू m-1 तक जो क्लास है ये आपकी कंप्लीट रेजिड्यू स्टैंडर्ड कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू एनी इंटीजर। किसी भी इंटीजर की रिस्पेक्ट से आपने स्टैंडर्ड क्लास बनानी है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की, तो आप इस तरह से बना लें। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की पहली कंडीशन ये थी कि जितने भी एलिमेंट्स, जो सेट, जिस सेट के नंबर्स आपस में मिलके कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनाते हैं, वो तमाम एलिमेंट जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो, जो भी मॉडलो उस वक्त इस्तेमाल हो रहा है उस मॉडलो की रिस्पेक्ट से वो तमाम एलिमेंट्स आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि आपके पास एक क्लास है A1 से लेकर am-1 तक, ये तादाद में कुछ स्टैंडर्ड हैं, तो आपको पता है कि ये ai और aj जो हैं आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो m। ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की पहली कंडीशन है। तो आपको पता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी m है तो 1 से m-1 तक के नंबर्स जो हैं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो m कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होते हैं। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाते हुए। ये जो ऊपर आपको सॉल्यूशंस का फार्मूला एक समझें कि किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस को जब हम सॉल्व करते हैं
तो सॉल्व करके ये जो ऊपर आंसर दिए हुए आपको जैसे आप पता चल गया डी सोल्यूशंस हैं, तो ये सोल्यूशंस की आप तादाद देखें, ये भी डी निकलती है क्योंकि ये एम का कॉफिशेंट 0 से शुरू होकर एम के कॉफिशेंट d-1 पे ख़त्म होता है, तो डी सोल्यूशंस हैं। और ये तमाम सोल्यूशंस जो हैं वो आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें चेक करेंगे तो ये आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट निकलेंगे क्योंकि इनके कॉफिशेंट जो हैं वो 0 से लेकर d-1 तक कॉफिशेंट बन रहे हैं और इनकी तादाद डी है। ठीक है, और ये आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं। तो इसमें आपका यहाँ पे ये आपको क्राइटेरिया फ्राहम किया जा रहा है। ये आप इसको याद कर लें कि आपने जो सॉल्यूशंस बनाने हैं, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हम सॉल्यूशंस जब बनाएंगे तो हम सॉल्यूशंस इस पैटर्न पे चल के बनाएंगे। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं फर्दर, इस थ्योरम नंबर 7 का प्रूफ। थ्योरम नंबर 7 में चूँकि इफ़ एंड ओनली इफ, तो आपने 2 डायरेक्शंस प्रूफ करनी है। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हम सपोज़ ये कर लें कि इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो फिर जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि इस कॉन्ग्रुएंस की डायफरेंटाइन इक्वेशन बना लें। डायफरेंटाइन इक्वेशन जैसे इससे पहले भी मैंने बताया है कि बन जाएगी आपके पास, क्योंकि जब आप इस कॉन्ग्रुएंस को डिवीज़न की फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे ax माइनस बी को m जो है वो डिवाइड करता है। इसका मतलब है ax माइनस बी जो है कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ m को किसी नंबर y से मल्टीप्लाई किया तो ax माइनस बी आया आपके पास। और जब आप इसको सीधा करेंगे तो ax माइनस एम वाई इज़ इक्वल्स टू बी, ये आपके पास बन जाएगी डायफरेंटाइन इक्वेशन। तो कॉन्ग्रुएंट से उसने बना ली आपके पास एक डायफरेंटाइन इक्वेशन। ये डायफरेंटाइन इक्वेशन आपके पास बनी है। तो देखिए जी, डायफरेंटाइन इक्वेशन में क्या है, आपने क्या माना कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको शो करके ये दिखाना है कि डी जो है वो बी को डिवाइड करता है, जबकि डी ए और एम का जीसीडी है। अब डायफरेंटाइन इक्वेशन के हवाले से अगर हम देखें तो ये सोल्यूशन, ये डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये जैसे हमने मान लिया है कि कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन है, इसका मतलब है डायफरेंटाइन इक्वेशन का भी सोल्यूशन है। डायफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन तब ये होता है जब हम ए और एम यानी कि एक्स और वाई का जो कॉफिशेंट्स हैं उनका जीसीडी लें और जीसीडी जो है वो डी जो भी आया है आपका बी को डिवाइड करे, जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है। अब ये देखिए, ये चीज़ वैसे ही प्रूव हो गई है हमारे पास जैसे हम यहाँ पे करना चाह रहे थे। देयर एग्जिस्ट डी विच इज़ अ जीसीडी ऑफ ए एंड एम एंड डी डिवाइड्स बी। और ये आपने सारा प्रूफ, ये छोटा सा ये समझे कि मैंने आपको पहले जो कराया है, इससे पहले जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कराई थी वो एक्सप्लेनेशन ही इसमें इस्तेमाल हुई है। बेसिकली ये देखिए, इसने इफ़ एंड ओनली इफ डाला हुआ है। बेसिकली ये दोनों डायरेक्शंस में आप यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ का प्रूफ आपने, उसने ऐसे आपको पूरा, ये आपके थ्योरम का पूरा प्रूफ इतना हिस्सा है। इसी को अगर रिवर्स डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं कि डी इस तरह से बनाएंगे, डी एक ऐसा नंबर है जो ए और एम का जीसीडी और डी जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक डायफरेंटाइन इक्वेशन ऐसी है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब इसको रिवर्स प्रोसेस में, रिवर्स स्टेप्स आप चलाएंगे तो फिर आपके पास कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन भी सॉल्वेबल निकल आएगी। तो ये देखिए, इफ़ एंड ओनली इफ के उसने निशान डाले हुए डबल इम्प्लाइज के। तो आपके पूरे थ्योरम का प्रूफ जो है वो इतना ही है। बाकी जो आपका पोर्शन है कि इन केस डी जो है वो बी को डिवाइड करता है, द गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज़ डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडलो एम, इसके ऊपर बाकी वर्किंग हुई हुई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बाकी सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं। देखें जी, डायफरेंटाइन इक्वेशन के हवाले से अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर डायफरेंटाइन इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो इसमें से एक्स नॉट हमारे लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है, क्योंकि लीनियर कॉन्ग्रुएंस में सिर्फ एक्स इस्तेमाल हो रहा है, वाई वाला पोर्शन इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अब हमारे पास हमारी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो इनिशियल सोल्यूशन आ गया वो एक्स नॉट आ गया। अब बाकी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सोल्यूशन को देख के और सामने डायफरेंटाइन इक्वेशन के जनरल सोल्यूशंस भी सामने रखें और इसके सोल्यूशंस भी आपने बनाने हैं और वो सोल्यूशंस ऐसे बनाने हैं जो कि लीनियरली इनकॉन्ग्रुएंट हो, तो हमारे ज़हन में फ़ौरन आता है कि अगर हम डायफरेंटाइन के हवाले से जाएँ तो वो था हमारे पास एक्स नॉट प्लस एम बाय डी टी था यहाँ पे। तो टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये थी कि टी जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि हमने जो सॉल्यूशंस बनाने हैं वो म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन के लिए आप टी की वैल्यू अगर 0 से d-1 तक रखेंगे तो आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, ये श्योरिटी। इनफैक्ट वी हैव एक्स नॉट प्लस एम बाई डी। ये देखें, एक्स नॉट एम बाई डी का कॉफिशेंट देख लेना,
एम बाई डी का कॉफिशेंट पहले ज़ीरो से शुरू होके आपके पास एम बाई डी का कॉफिशेंट जो है वो डी माइनस वन तक चला है। इनकी तादाद भी डी होगी और ये म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस है और ये सब के सब इस लीनियर जो है वो इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इसको चेक भी किया हुआ है उसने, इससे सॉल्यूशंस तो बना लिए लेकिन उसने चेक ज़रूर किया हुआ है कि ये म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट है। ये देखें, इसमें से एक सोल्यूशन जनरल सोल्यूशंस को ऐसे लिखा कि एक्स नॉट प्लस जे टाइम्स एम बाई डी और एक्स नॉट प्लस के टाइम्स एम बाई डी, जबकि जे और के आपस में बराबर नहीं है। और जे और के की वैल्यू भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे लिख लें, ये लिखा हुआ है जे और के की दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये 1 से शुरू होकर डी तक जाती हैं। पहली बात ये, बल्कि यहाँ पे लिखना चाहिए था कि जे और के की दोनों वैल्यूज़ जो हैं 1 से नहीं शुरू होती, ये सॉरी 0 से शुरू होती हैं। यहाँ ज़ीरो लिखना चाहिए था कि ज़ीरो, यहाँ आप इसको ठीक कर लें बेशक। यहाँ पे आपके पास बुक्स में अगर यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ है तो 0 से डी माइनस वन तक ये तमाम वैल्यूज़ जा रही हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एम बाई डी का कॉफिशेंट 0 से शुरू होता है और डी माइनस वन तक जा रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे 0 से डी माइनस वन तक 0 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू जे और के इज़ लेस दैन डी, इस तरह से लिखा होना चाहिए था। तो आप इसको ठीक कर लें। अच्छा जी, तो आपने बताना है कि बेसिकली ये जितने भी आपने सॉल्यूशंस बनाए हैं ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसमें अगर फर्दर अगर आप ये सपोज़ करें, उल्टा सपोज़ कर लें कि ये इनमें से कोई से दो सॉल्यूशंस जो हैं जनरली ले लें, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ जाएगी, आप इसे सब्ट्रैक्ट करें और सब्ट्रैक्ट करके एम डिवाइड्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, जे माइनस के एम टाइम्स डी एक्स नॉट के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचेगा जे माइनस के टाइम्स एम बाई डी। अब आप ये देखें कि m जो है वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। उसमें से एक नंबर तो m बाई डी है और दूसरा नंबर जो है आपके पास जे माइनस के है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या निकलता है, तो आप ये देखिए इस इक्वेशन को जब सीधी तरह से आप इसे सॉल्व करते हैं तो इससे डायरेक्ट ये रिज़ल्ट निकलता है। ये कैसे निकलता है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए m डिवाइड्स दिस, इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है कि m जो है ये नंबर डिविजिबल है m से, मींस ये नंबर m का मल्टीपल है। यानी कि m को किसी t से मल्टीप्लाई किया जाए या किसी आप ऐसा करें कि किसी c से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा j माइनस के इंटू एम बाई डी। इसमें देखिए m से कैंसिल हो जाता है और d को अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ले आऊँ, d इंटू सी इज़ इक्वल्स टू जे माइनस के, तो आपका क्या बना कि ये जे माइनस के जो है वो d के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मींस यहाँ से एक रिज़ल्ट निकलता है कि d जो है वो जे माइनस के को डिवाइड कर रहा है। तो यही बात उसने नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख के दी है, d जो है वो जे माइनस के को डिवाइड करे। अब j क्या है और k क्या है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। j और k ऐसे नंबर्स हैं जो कि d से लेस हैं, तो इनकी सब्ट्रैक्शन d से मज़ीद लेस हो जाएगी। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि d एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहा है जो d से लेस है, तो ये आपके पास इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल केस आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास एक नॉट पॉसिबल केस आएगा। अब इम्पॉसिबल केस क्यों आया, ये इम्पॉसिबल केस इसलिए आया कि मैंने आपसे कहा कि ये इनमें से कोई से दो सॉल्यूशंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट मानते हैं तो फिर इम्पॉसिबल आता है, मींस ऑल दीज सॉल्यूशंस आर इनकॉन्ग्रुएंट। ये तमाम सॉल्यूशंस जो हैं ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम से यहाँ पे मैं रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम से हमने नंबर उठाए। हमें पता है कि 0 से लेकर m-1 तक विद रिस्पेक्ट टू एनी मॉडलो m आपके पास ये जो नंबर्स होते हैं ये आपस में हमेशा इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने इन्हीं नंबर्स का सहारा लिया। m बाई डी के कॉफिशेंट को 0 से d-1 हमने जो है वो जो उसे उन्हें आपस में सेलेक्ट किया। अब ये देख लेंगे आपके पास जो सॉल्यूशंस आए हैं इनकी तादाद भी टी है और ये म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस भी हैं और आपके ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के। अब आप ये याद रखिएगा कि जब भी आपने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं तो उनकी तादाद डी होनी चाहिए, और डी क्या है ये हम पहले से जानते हैं, और उनकी शेप भी इस तरह की होगी। ये आप फार्मूला याद कर लें, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है अपने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बनाएंगे। अच्छा जी, ये थोड़ा सा प्रूफ उस थ्योरम का रह गया है। वो थ्योरम का प्रूफ ये है
कि देखिए हमने इस थ्योरम की स्टेटमेंट में क्लेम किया हुआ है कि हमारे पास डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होते हैं और वो एग्जैक्टली डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली का मतलब है कि इसके सॉल्यूशंस डी ही एग्जिस्ट करते हैं, डी से ज़्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते। अब म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट हमने सॉल्यूशंस भी बना लिए, हमने म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस भी बना लिए। अब सिर्फ इतनी बात आपने शो करनी है कि एग्जैक्टली का मतलब है कि इन डी सॉल्यूशंस के अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको भी हम ऑपोजिट सपोज करके इसको प्रूफ करेंगे। हम सपोज करेंगे कि एक्स प्राइम सपोज करें कि एक कोई सॉल्यूशन है उस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का। तो अगर आप एक्स प्राइम सपोज करते हैं कि उस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप इस सॉल्यूशन को उस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में इंसर्ट कर सकते हैं एक्स की जगह। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसके अलावा हम पहले ही सपोज कर चुके हैं एक्स नोट जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और एक्स नोट भी इस इक्वेशन कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में आपने क्योंकि इन दोनों की राइट हैंड साइड मैच कर रही है, राइट हैंड साइड पे आपके पास बी पड़ा हुआ है। तो राइट हैंड साइड अगर आपकी मैच कर रही है तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का थ्योरम लगाएंगे कि ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम और इसी तरह से सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम हो। दो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस का मॉडलो सेम हो और एक साइड सेम हो, तो आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे दिस इम्प्लाइज ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एम। ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे ये वाला थ्योरम लगाएंगे कि ए एक्स प्राइम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एक्स नॉट मॉडलो एम। उसके बाद अगर आप ए को सपोज कर लें, क्योंकि आपने ए को अगर आप डी आर सपोज कर लें और एम को डी एस सपोज कर लें, ये आपने डी आर और डी एस कैसे बनाया? क्योंकि इनिशियली हमने कहा था कि हमारे पास जो ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है इसमें ए और एम का जीसीडी हमने डी माना हुआ था। जीसीडी का मतलब है ये एक ऐसा नंबर है जो ए को भी डिवाइड करता है और एम को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो ए और एम जो है दोनों इस डी के मल्टीपल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आपने यही किया कि आपने ए को भी डी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया और एम को भी डी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। और डी का जो मल्टीपल आपने बनाया यहाँ पे आर बनाया और यहाँ पे जो एस बनाया। ये आर और एस का आपस में को प्राइम होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप याद रख लें, क्योंकि आर और एस अगर आपस में को प्राइम नहीं होंगे, इनका जीसीडी कुछ और निकलेगा 1 के अलावा, तो फिर याद रखिएगा कि ए और बी एम का जीसीडी डी नहीं रहेगा। अगर ए और एम का जीसीडी डी है तो याद रखिएगा कि ये जो आर और एस हैं इनका आपस में को प्राइम होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी मिसाल जो है, इसकी मिसाल इस तरह से आपको दी जा सकती है कि जैसे आप ये मान लें कि 12 और 30 का जीसीडी क्या होता है। 12 एंड 30 का जीसीडी जो है वो 6 होता है। अब जब आप 12 को 6 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिखते हैं 6 × 2, और इसी तरह से 30 को जब 6 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिखते हैं 6 × 5। ये डी जो है, ये यहाँ पे डी का कैरेक्टर 6 अदा कर रहा है। तो ये 2 और 5 का मतलब है आर और एस। अब आप देख रहे हैं 2 और 5 आपस में को प्राइम है। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप दो नंबर्स को उनके जीसीडी के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाले जो दूसरे नंबर्स होते हैं उस जीसीडी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इंटीजर्स, वो दोनों आपस में लाजमी को प्राइम होते हैं। उनका को प्राइम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ 6 फिर जीसीडी नहीं रहेगा। ये फैक्ट है, एक छोटा सा रिज़ल्ट है। या आपने देखा होगा कि नंबर थ्योरी में बहुत से थ्योरम्स में ये इस्तेमाल होता है। ये पहले भी थ्योरम्स में यही रिज़ल्ट इस्तेमाल हुआ था, अब भी ये रिज़ल्ट इस्तेमाल हुआ है, मैंने पहले भी समझाया था। अब आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन में गए और इस इक्वेशन में ए की जगह ए की वैल्यू और हमने देखें दोनों तरफ डी आर पुट कर दी ए की वैल्यू। और उसके बाद आपने क्या किया, डी को दोनों तरफ से अगर आप कैंसिल कर दें, नहीं, इस इक्वेशन को आप ये करें कि इस इक्वेशन को आप डिवीज़न फॉर्म में लिखें। जब आप इस इक्वेशन को डिवीज़न फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास डिवीज़न फॉर्म में ये इक्वेशन इस तरह से आती है कि m डिवाइड्स डी आर एक्स प्राइम माइनस डी आर एक्स नॉट। ये इक्वेशन आपके पास बनी है, ठीक है। और इसमें से अगर आप कुछ कॉमन निकाल लें, डी आर अगर आप कॉमन निकाल लें, डी बी और आर बी, तो आपके पास बचता है ब्रैकेट में एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट। अब आपका m जो है वो डी आर इंटू एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट को डिवाइड कर रहा है।
नेक्स्ट स्टेप में m की ये वैल्यू इंसर्ट करें। m की वैल्यू जी आपके पास ds। तो जब आप m की जगह ds पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है आपके पास ds डिवाइड्स dr इंटू एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट। ये देखिए जी, ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। इस इक्वेशन को जब आप सीधा करके लिखते हैं, मतलब डिविजन्स हटा के लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो दो नंबर्स हैं, ये और एक ये नंबर dr और एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट, ये ds इनको डिवाइड कर रहा है। ds इनको डिवाइड कर रहा है मीन्स ये ds के मल्टीपल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अब आप यहाँ से, इससे पहले भी मैंने ये स्टेप करके दिखाया, आप ये सीधा सीधा समझ लें कि d जो है वो d से जैसे कैंसिल हो गया। तो जब d से कैंसिल हो गया तो पीछे आपके पास जो बचता है वो ये इक्वेशन बचती है कि s डिवाइड्स r टाइम्स एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट। अब ये जो इक्वेशन है कि s डिवाइड्स r टाइम्स एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट, देखिए आपका s जो है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। उनमें से एक नंबर r है। r और s का आपस का रिलेशन हम पहले ही बना चुके हैं कि r और s आपस में को प्राइम है, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। तो GCD का एक रिज़ल्ट है, नंबर 3 का एक रिज़ल्ट है कि अगर आपका एक नंबर जो है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और एक नंबर के साथ कंफर्म मुझे पता है कि a जो है हमारा को प्राइम है, तो कंफर्म है कि जो दूसरा नंबर है उसको लाजमी डिवाइड करता होगा पूरा a। अगर a अपने दो नंबर्स के प्रोडक्ट को, अगर आपका s यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो, और उसमें से एक के साथ मुझे कंफर्म पता है कि आपका डिवाइज़र जो है वो GCD 1 रखता है, यानी कि को प्राइम है, तो फिर दूसरा नंबर जो है आपका कंफर्म है कि उस नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा होगा। ये हमारे नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो बारहा मैं अपने मुख्तलिफ थ्योरम्स के प्रूफ में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा फिर ये बनेगा, क्योंकि s और r तो आपस में को प्राइम है, तो s आपका पूरा डिवाइड कर रहा है एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट को। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट को हम s के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि s को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर में एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट आया होगा। वो इंटीजर उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है h। अब आपने इसको इस तरह से लिख लिया कि एक्स प्राइम इज़ इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच एस। आपने एक्स प्राइम की बेसिकली यहाँ से वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद आपने इस h को लिया और इस h को d से डिवाइड किया और फिर डिवीजन एल्गोरिथम बनाया। इस तरह से इस h को अंदर रखा और d से डिवाइड किया। क्वोशंट सपोज़ किया q आता है और रिमाइंडर हमने सपोज़ किया कि हमारे पास t आता है। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम बनता है वो आपके पास ये बनता है कि h इज़ इक्वल्स टू डी क्यू प्लस t। आपने ये h की वैल्यू उठाई और इस एक्स प्राइम वाली इक्वेशन में इंसर्ट कर दी। तो एक्स प्राइम वाली इक्वेशन कैसे बन जाती है, एक्स प्राइम इज़ इक्वल्स टू एक्स नॉट एज इट इज़, और उसके साथ आपके पास प्लस करके आ गया एस तो आपने एज इट इज़ रखा, लेकिन एच की जगह वैल्यू इंसर्ट कर दी ऊपर वाली इक्वेशन से कि एच की जगह आपने लिखा डी क्यू और साथ में एस और टी एस, डी क्यू एस प्लस टी एस। ये देखें आपके पास इस तरह से आ गया। अब आप इस इक्वेशन में एक्स नॉट आपका राइट लेफ़्ट साइड पे ये एक्स नॉट प्लस एम क्यू, और देखें डी एस जो है यहाँ पे ये तीन नंबर्स लिखे हुए हैं डी क्यू एस, इसमें से जो डी एस है वो आपको एम देता है। तो डी एस की जगह आपने एम लिख लिया और टी एस, ये देखें टी एस है, एस की जगह यहाँ से दोबारा से वैल्यू निकाली एम बाई डी, एस की वैल्यू एम बाई डी निकाली और यहाँ इंसर्ट की, तो ये आपके पास एम बाई डी टी बन गया। ये दो नंबर्स जो हैं वो टी के मल्टीपल्स बन गए। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में m कॉमन निकाल लिया। जब आप कॉमन m निकालते हैं तो आपके पास आता है q प्लस टी बाई डी, m कॉमन निकला है और साथ में आपका ऐड हो रहा है x नॉट और इक्वेशन के दूसरी तरफ है आपका x प्राइम। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से मॉडिफाई कर लें कि m वाली टर्म को आप लेफ़्ट हैंड साइड पे रहने दें, q प्लस टी बाई डी इज़ इक्वल्स टू एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड दिस नंबर। तो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट हम करते हैं तो आपके पास एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट आता है। इट शोज़ कि एम जो है वो आपके एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट को पूरा डिवाइड करता है, एंड ऑल्सो दिस नंबर ऑल्सो। ये बिल्कुल वैसे ही मिसाल है जैसे आप लिखते हैं 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3 के मल्टीपल की फॉर्म में, तो 2 भी 6 को पूरा डिवाइड कर रहा है और 3 भी 6 को पूरा डिवाइड कर रहा होता है।
तो इसका मतलब है कि 2 और 3 जो हैं वो 6 के डिवाइज़र्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे m जो है वो x प्राइम माइनस एक्स नॉट का डिवाइज़र है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि m जो है वो आपका डिवाइड कर रहा है x प्राइम माइनस एक्स नॉट को। ठीक है, अच्छा जी, एक रिज़ल्ट तो ये निकलता है। अगला रिज़ल्ट आप यहाँ पे x प्राइम लिख लें। एक और चीज़ है, अगर आप इस नंबर को एम क्यू को m से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और आपके पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचेगा। ये देखें, अगर आप एम क्यू को m से डिवाइड करते हैं, कोशंट आप q रखें, आपके पास सीधा एम क्यू आ जाएगा, रिमाइंडर आपका ज़ीरो बचेगा। तो जब आपने इस हिस्से को डिवाइड किया m से तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचा। ठीक है, अब आप क्या करें, ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप इसको दोबारा से मैं लिख रही हूँ, इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि x प्राइम माइनस एक्स नॉट माइनस टी एम बाई डी। ये तीन इक्वेशंस, तीन टर्म्स को आपने एक तरफ शिफ्ट कर दिया और एम क्यू को आपने एक तरफ रखा। ठीक है, तो अब आप इसको बेशक ब्रैकेट में लिख दें। व्हाट डज़ इट शोज़, हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट तक पहुंचना है, उसके लिए ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है, ये क्वेश्चन ये शो कर रही है कि m को अगर q से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर में ये ब्रैकेट आती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका m जो है इस पूरी ब्रैकेट को डिवाइड कर रहा है। इस ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है, जो टर्म्स लिखी हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके जो भी नंबर आता है वो m से पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि m जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, ये नंबर जो है आपके पास बना x प्राइम माइनस एक्स नॉट माइनस टी एम बाई डी, ये कॉन्ग्रुएंट है ज़ीरो मॉड m के साथ। नेक्स्ट स्टेप में x प्राइम को इधर ही रहने दें और x नॉट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, x नॉट प्लस टी एम बाई डी मॉडलो m। ये देखें, आपका x प्राइम जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया x नॉट प्लस टी एम बाई डी के विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो m, जैसे ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास, हमने रिज़ल्ट हासिल कर लिया। अब ये इक्वेशन आपको बता क्या रही है, बेसिकली हमारे पास डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे। हमने अपने पास से सपोज़ किया था कि सपोज़ करें कि x प्राइम उन डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस के से हट के कोई सोल्यूशन है। तो जो हट के सोल्यूशन था ये भी उन्हीं सोल्यूशंस में से आ गए, क्योंकि हमारे पास 5 जो सोल्यूशंस पड़े हुए हैं, हमारे पास पिछले पेज पे जो हमने अभी किया था डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस थे, वो इसी शेप के थे, m बाई डी और t टाइप के थे, और t की वेरिएशन जो थी वो 0 से लेकर d-1 तक थी। यहाँ पे भी आपके पास जो t की वेरिएशन है, ये देखें, t जो आपने सेलेक्ट किया है वो रिमाइंडर था, ये इक्वेशन से, डिवीजन इक्वेशन से हासिल हुआ था, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से लेस होता है। तो d से छोटा और 0 से, रिमाइंडर हमेशा 0 से लेकर डिवाइज़र से छोटा होता है। तो ये देखें, t की यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0 से d-1 तक है। तो आपके पास ये जो आपने नया सोल्यूशन अपने पास से सपोज़ किया, ये नया सोल्यूशन भी उन्हीं सोल्यूशंस में से एक आ गया है। ये बात इस बात को कंफर्म करती है कि हमने जो डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस निकाले हैं, उन सॉल्यूशंस के अलावा कोई और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली का जो वर्ड है उसका प्रूफ आपको मिल गया कि एग्जैक्टली आपके पास डी सोल्यूशन से और डी सोल्यूशन से हट के कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपके पास यहाँ तक आपका जो प्रूफ है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसका रिज़ल्ट हम इस्तेमाल करेंगे जब भी हमने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा कि जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाथ से नहीं निकालेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा।